So from our previous video, we learned that there was something called as a lead time. लीड टाइम का मतलब क्या था? जब से मैं ऑर्डर प्लेस करूं तब से लेकर मेरे पास रॉ मटेरियल पहुंचे उसमें जो टाइम लगता था उसे हम क्या बोलते थे? लीड टाइम. एंड वी ऑल्सो लर्न द वर्ड यूजेज. यूजेज का मतलब क्या था? यूजेज मेंट कि मेरी तेजी मंदी के हिसाब से what quantity of raw materials am I putting into my production every day. That is called as usage. Now मैं ये भी जानता हूं from my previous example that my minimum lead time was 1 day, average lead time was 3 days and the maximum lead time was 5 days. And I also know the minimum usage was 100 potatoes, average usage was 200 potatoes and maximum usage was 300 potatoes. और हमने कुछ लेवल्स भी सीखे इन द प्रीवियस वीडियो. हमने सीखा कि हमारे स्टॉक में एक मैक्सिमम लेवल जैसा कुछ होता है. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रीऑर्डरिंग लेवल. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मिनिमम लेवल. नाउ इफ वी हैव मैक्सिमम लेवल एंड वी हैव मिनिमम लेवल, देन कैन वी फाइंड आउट एवरेज लेवल? यस, वेरी इजी. हम एवरेज लेवल निकाल सकते हैं. मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2. तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज लेवल मिल जाएगा. वी ऑल्सो नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेंजर लेवल and we also know there is something called as zero level. Zero level मतलब स्टॉक खत्म हो गया है. करेक्ट. नाउ we came to know या we analyzed that reordering level जो हमारा होता है ना, ये वो लेवल है जिसपे हमें क्या करना है? हमारा रिमाइंडर है. ये किस बात का रिमाइंडर है? that I have to ask for the next shipment from my supplier. मुझे सप्लायर को इंटीमेट करना है, उसका ये रिमाइंडर है कि सप्लायर भाई नेक्स्ट ट्रक भर के मेरी तरफ भेजना चालू करो. एंड वी ऑल्सो न्यू और वी ऑल्सो लर्न कि कैसे हमें ये रीऑर्डरिंग लेवल बनाना चाहिए. ये रीऑर्डरिंग लेवल बनाने के पहले हमें ध्यान रखना चाहिए हम किस टाइप की इंडस्ट्री में हैं, हमारी रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी क्या है. बिकॉज बुक्स में हमें ये सब नहीं मिला हुआ होता है. That is why we take the most conservative approach. We take the most conservative approach कि हमें कभी भी हमें कोशिश करना है कि हम कम से कम जीरो लेवल पर जाएं. So that is why we take the most conservative approach. और most conservative approach में हम क्या सोचते हैं? चलिए यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आने में कितने दिन लग गए थे? 5 दिन लग गए थे. मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कितना यूज करता हूं? दिन का 300 पोटैटो यूज कर जाता हूं. करेक्ट. दिस यूजेज आर पर डे. दिन का 300 पोटैटो यूज कर जाता हूं. सो इफ मेरे स्टॉक में जब 1500 पोटैटो हो, दैट इज 5 डेज का कंजम्पशन जब मेरे पास हो, 5 डेज का कौन सा वाला कंजम्पशन? मैक्सिमम कंजम्पशन जब मेरे पास हो, तब मेरे को एक रिमाइंडर सेट हो जाना चाहिए. सो दिस इज आई एम मोस्ट कंजर्वेटिव. आई एम मोस्ट कंजर्वेटिव. सो आई डिड लर्न दिस. I did learn this कि जब ये पॉइंट आएगा 1500 वाला, तब मुझे क्या करना है? I have to call एंड सप्लायर को मुझे बोलना है कि नया शिपमेंट रेडी कर दो. सप्लायर ने मुझे पूछा नया शिपमेंट में आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, और यहीं से हमने पिछला वीडियो छोड़ा था. करेक्ट. नाउ आई हैव टू डू समथिंग फॉर यू. नाउ मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूं. हम रियल वर्ल्ड भी सोचेंगे एंड हमें बुक वर्ल्ड भी सोचना पड़ेगा. सी रियल वर्ल्ड ये है कि सपोज इमेजिन, रियली इमेजिन, बहुत इजी है कि अगर आप एक फैक्ट्री में हैं और आप सप्लायर को बोलते हैं हाँ भाई नेक्स्ट माल भेज दे, और सप्लायर बोलता है कितना भेजूं, तो आप क्या सोचोगे? सबसे पहले आप ये सोचोगे कि नहीं सोचोगे कि आपका सेल का क्या सीजन चल रहा है? क्या अभी बराबर सेल हो रही है? सेल एकदम जोरों शोरों पे है कि सेल एकदम कम है? क्योंकि अगर सेल एकदम जोरों शोरों पे है तो मुझे कैसी क्वांटिटी ऑर्डर करनी पड़ेगी? मुझे एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल की, क्योंकि अभी तो मेरा कमाने का पीरियड है, सेल बहुत अच्छी चल रही है, तो आई शुड डू दैट. सेकंड, क्या मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या चल रही है? सपोज अभी एक मार्केट में ऐसा टाइम चल रहा है कि जो रॉ मटेरियल मुझे चाहिए ना, वो रॉ मटेरियल ये सीजन में बहुत कम बनता है. अगर बहुत कम बनता है तो बहुत मारमारी हो रही होगी इसके लिए. अगर बहुत मारमारी हो रही है तो मैं आज ही ज्यादा खरीद के रख लेता हूं. क्या भरोसा कल मैं अगर खरीदने जाऊं मुझे मिले नहीं मिले. करेक्ट. या फिर ऑपोजिट सिनेरियो भी हो सकता है. ऑपोजिट सिनेरियो में क्या होएगा कि रॉ मटेरियल बहुत एम्पल सफिशिएंटली मिल रहा है, तो फिर ज्यादा स्टॉक करके क्या मतलब? हर रोज फ्रेश खरीदेंगे ना, नया रॉ मटेरियल लेकर आएंगे. थर्ड, प्राइस इंफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल. क्या मुझे कोई टाइप का प्राइस इंफॉर्मेशन है? जैसे सपोज इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं. अगर आपको पता है कि कल पेट्रोल सस्ता होने वाला है, तो आज क्या आप पेट्रोल पंप जाएंगे? नहीं ना. ऑपोजिट तरीके से हमने ये बहुत बार देखा है कि जब भी पेट्रोल महंगा होता है उस दिन पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाती है.
Why? Because there is a price information in relation to the raw material. So this factor is also taken into consideration. अगर मुझे पता है कि कल रॉ मटेरियल सस्ता होने वाला है तो आज मैं कितना ऑर्डर करूंगा, बहुत ही छोटा सा एक ऑर्डर करूंगा, उतना ही ऑर्डर करूंगा जितना मेरी फैक्ट्री आज के दिन चल जाए. और अगर मुझे पता है कि कल रॉ मटेरियल बहुत महंगा होने वाला है तो आज मैं अच्छा खासा ऑर्डर प्लेस कर दूंगा ताकि मेरे पास सस्ता वाला माल थोड़े दिन तक रहे. एंड द फोर्थ इज एनी काइंड ऑफ इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स मतलब मुझे पता है कि मेरी कंपनी में कल, परसों और 3 दिन तक मेरा मेंटेनेंस शेड्यूल्ड है कि अगले 3 दिन तक मेरी फैक्ट्री में कोई भी टाइप का प्रोडक्शन नहीं होने वाला, सिर्फ मेंटेनेंस होने वाला है, मेरी मशीन का ऑयलिंग होने वाला है, मशीन की सर्विसिंग होने वाली है, लोगों की छुट्टी है, दिवाली वेकेशन है, XYZ रीजन कुछ भी है, नॉट आई नीड इंटरनल फैक्टर्स है मेरे. सो ये इंटरनल फैक्टर्स मेरे सेल का सीजन, मेरी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, मेरे प्राइस का इंफॉर्मेशन, इन चारों का क्वेश्चन या फिर ऐसा कोई भी और वैलिड क्वेश्चन जो मुझे उस टाइम पर लग रहा होगा, इन सब क्वेश्चनों का आंसर निकालकर मैं एक क्वांटिटी निकालता हूं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, पूरे साल फिर मैं यही क्वांटिटी रिपीट नहीं करता. जब अगली बार मैं सप्लायर को फोन करूंगा देन अगेन आई एम गोइंग टू रन डाउन ऑल दीज 4 क्वेश्चंस, अगेन आई एम गोइंग टू थिंक हार्ड ऑन ऑल दीज 4 क्वेश्चंस एंड से अ क्वांटिटी. कोई जरूरत नहीं है कि यहां अगर मैंने एक क्वांटिटी बोली है तो हर बार मैं सेम क्वांटिटी ही सप्लायर को बोलूंगा. हो सकता है कभी मैं सप्लायर को ज्यादा क्वांटिटी बोल रहा हूं साल के बीच में, हो सकता है मैं सप्लायर को कम क्वांटिटी बोल रहा हूं साल के बीच में. सो एक्चुअली इस चीज का आंसर इज रियली टफ टू फाइंड आउट. नॉट समथिंग जो हमारी बुक्स में इजीली हमें मिलता है. बुक्स में ये लोग कभी भी हमें ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते एंड दे डोंट ट्राई to develop our thinking on this basis. Rather, I am very angry on the book and very angry on the content developer क्योंकि हमारे ICI के जो कंटेंट डेवलपर है वो कुछ assumptions हमें देते हैं और बुक में जो सिस्टम है उसे लर्न करने के पहले मैं आपको वो assumption सिखाना चाहता हूं कि these are the assumptions and आप खुद देखिए ये assumption के बाद आपको ये चैप्टर पढ़ने का कितना मन करता है, मैं आपसे वो पूछना चाहता हूं. फर्स्ट चीज या फर्स्ट अजम्पशन जो है वो ये है दैट एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज फिक्स्ड एंड नोन इन एडवांस. समझ रहे हैं आप? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज फिक्स्ड एंड नोन इन एडवांस मतलब क्या मुझे साल के पहले से पता है कि मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए? तेजी मंदी जैसा कुछ होता नहीं है. क्या अगर सेल्स अच्छी हो रही है तो क्या मैं और बनाने की ट्राई नहीं करूंगा, और खरीदने की ट्राई नहीं करूंगा? सेकेंड, buying cost per order is fixed and known in advance. अब you will be thinking what is this buying cost? Well, मैं आपको बताता हूं. Buying cost is all cost in relation to your purchase. अगर परचेज करने के पहले आपको कोई भी पेपर वर्क, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी तरीके का सैंपलिंग, कोई भी तरीके का एडवर्टीजमेंट, कोई भी खर्चा लगता है जो हर बार आप परचेज करते हो तब लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइंग कॉस्ट बोलते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज फिक्स्ड एंड नोन इन एडवांस. अब आप पूछोगे कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? एक बार बाय करके सामान हम हमारे यहां लेकर आ गए तो उसे हमें स्टोर भी तो करना पड़ेगा. ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम वो स्टोरेज कॉस्ट है कि वो इन्वेंट्री खराब ना हो, या फिर अगर वो इन्वेंट्री पेरिशेबल नेचर की नहीं होती है देन कैरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्वालिफाई होता है मैं आपको बताता हूं. अगर आप कोई भी यूनिट खरीद रहे हो तो आपका मनी ब्लॉक हो गया. क्यों? क्योंकि आपको सप्लायर को कुछ तो पैसा देना पड़ेगा उस चीज के लिए. ये मनी पे आप कुछ दूसरा कर सकते थे. तो कैरिंग कॉस्ट पेरिशेबल गुड्स के लिए अलग हो सकता है एंड नॉन पेरिशेबल गुड्स के लिए उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है कि उस पैसों से मैं क्या कर सकता था. ये 3 इज फिक्स्ड एंड नोन इन एडवांस. आई रियली कैन नॉट इमेजिन. क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता? जैसे फर्स्ट पॉइंट के लिए मैं बोलता हूं माई एनुअल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट इज नोन इन एडवांस. क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा रॉ मटेरियल आया पर कोई भी अननोन रीजन की वजह से खराब हो गया, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गया, मेरा रॉ मटेरियल गिर गया? चलो ये सब भी नहीं, क्या हम ह्यूमन एरर नहीं मान सकते कि हमारे यहाँ जब प्रोडक्शन हो रहा था तो हमारा जो प्रोड्यूसर था, जो हमारा लेबर था, उससे कुछ गलती हो गई और रॉ मटेरियल बिगड़ के डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन गया. सो हाउ कैन आई से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मुझे पता ही है इतना है? ये तो एक तरीके से ये हो गया कि मैंने बोल दिया कि मेरे को साल में इतने ही फिनिश गुड बनाने हैं, क्योंकि फिनिश गुड जितने बनाने हैं उसी के ऊपर से क्या निकल के आएगा? रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट. हम आगे पढ़ते हैं.
आगे ये अजम्पशन है दैट रॉ मटेरियल आर यूनिफॉर्मली अवेलेबल, मतलब कभी ऐसा होता ही नहीं है कि रॉ मटेरियल का कोई सीजन नहीं है, मतलब रॉ मटेरियल पूरे 12 महीने मुझे एकदम इजीली मिलता ही रहता है। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है दैट रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल टू यू थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन अ वेरी अजब गजब पॉइंट, प्रोडक्शन शेड्यूल इज नोन। अरे हाउ कैन यू मेक श्योर द प्रोडक्शन शेड्यूल इज नोन? क्या आपके सेल का कोई सीजन ही नहीं होता कि अभी मेरा बूमा बूम टाइम चल रहा है तो मुझे ज्यादा बेचना है, कि अभी मार्केट एकदम मंदा चल रहा है तो मुझे कम बेचना है? मुझे पहले से ही पता है मेरा प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है एंड इज नोन एज फिक्स्ड। मेरे को पूरे साल का मेरा प्रोडक्शन पता है, दैट इज कांस्टेंट, विच इज वेरी कॉमन। नेक्स्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज कांस्टेंट। ये पॉइंट मतलब कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज कांस्टेंट, मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस पूरे साल में कभी चेंज नहीं होता, पूरे साल भर रॉ मटेरियल मुझे एक ही भाव से मिलता है। अब इसके बाद आपके दिमाग में एक नहीं, दो नहीं, 3 क्वेश्चन मार्क आ जाने चाहिए। क्यों 3 क्वेश्चन मार्क आने चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखो हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम थोड़ी देर पहले ट्राई कर रहे थे टू फाइंड आउट अ क्वांटिटी। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? टू फाइंड आउट अ क्वांटिटी, कि मुझे मेरे सप्लायर को एक क्वांटिटी बोलनी है कि इतनी क्वांटिटी तू भेज। अब एक बार सोचते हैं, अगर मान लेते हैं कि मुझे पूरे साल में फिनिश गुड जो बनाने हैं वो है 2500 फिनिश गुड बनाने, और ऐसा एक मान लेते हैं कि एक इनपुट आउटपुट रेशियो है कि 2 गुड्स में इनपुट करता हूं ना तो आउटपुट में कितना आता है? 1 आता है। ओके, एक और बार मैं आपको ये बहुत सीरियसली समझाना चाहता हूं, वापस समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एक अजम्पशन देख रहे हैं जो बुक में लेता जाता है, और बुक का जो अजम्पशन है वो क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज कांस्टेंट, मतलब रॉ मटेरियल का भाव पूरे साल में चेंज ही नहीं होता है। अब हम सोचते हैं, हम ये अजम्पशंस पढ़ने के पहले हम करना क्या चाहते थे? हमारा ऑब्जेक्टिव ये था दैट हम जब सप्लायर को कॉल कर रहे हैं, कब कॉल कर रहे हैं? हमारे रीऑर्डर लेवल पर जब हम सप्लायर को कॉल कर रहे हैं तो हमारा सप्लायर हमें पूछ रहा है भाई हम कितनी क्वांटिटी आपको भेजूं, और मैं बोल रहा हूं रुक मैं तेरे को बताता हूं कितनी क्वांटिटी मेरे यहां पर भेज। मेरा जो फिनिश गुड्स मेरे को पूरे साल में बनाना है, मुझे कितना फिनिश गुड बनाना है? 2500 फिनिश गुड बनाना है मुझे पूरे साल में, और मान लेते हैं 2:1 का रेशियो है, मतलब 2 रॉ मटेरियल्स अगर मैं डालता हूं तो 1 फिनिश गुड निकलता है। तो मेरे को तो 2500 फिनिश गुड बनाना है, तो मुझे कितने रॉ मटेरियल डालने पड़ जाएंगे? आई हैव टू इनपुट 5000 रॉ मटेरियल्स मुझे डालने पड़ जाएंगे। तो पूरे साल में एनुअली मुझे, एनुअल में अगर 2500 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाना है तो पूरे साल में मुझे रॉ मटेरियल कितना चाहिए? 5000 चाहिए, करेक्ट। अब ये 5000 में एक दिन में तो नहीं खरीद लूंगा, मैं कैसे करूंगा? क्योंकि मुझे 5000 पूरे साल में धीरे धीरे चाहिए तो मैं धीरे धीरे ही मंगाता हूं। तो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स कि समझ लेते हैं कि मैंने ये जो 5000 है ना, ये मैं ऐसे मंगाता हूं 100 यूनिट करके। दूसरा केस में ऐसे मंगाता हूं 500 यूनिट्स करके मंगाता हूं, और तीसरा केस में ऐसा करता हूं कि मैं 1000 यूनिट्स करके मंगाता हूं। बराबर, जो हमारा अजम्पशन है वो हमारा अजम्पशन क्या है? दैट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज कांस्टेंट। ये बहुत 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 खराब अजम्पशन है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज कांस्टेंट। अभी सोचो, ये जो रॉ मटेरियल है ये मैं आपको ऐसा बोलता हूं 10 रुपए का आता था, ये रॉ मटेरियल कितने रुपए का आता है? 10 रुपए का आता है। अगर मैं 100 करके मंगाता हूं, या मैं 500 करके मंगाता हूं, या मैं 1000 करके मंगाता हूं, अगर मैं 100 करके मंगाऊंगा तो मुझे साल में कितने ऑर्डर लग जाएंगे? पूरे साल में कितने चाहिए? 5000 चाहिए। 100 करके मंगाऊंगा तो पूरे साल में मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने लग जाएंगे? 50 ऑर्डर्स लग जाएंगे। पर 50 ऑर्डर्स के बाद भी मेरे पास पूरे साल में रॉ मटेरियल कितना आ रहा है? रॉ मटेरियल तो मेरे पास 5000 यूनिट्स ही आ रहा है। चलो 500 करके मंगाते हैं। अगर मैं 500 करके मंगा रहा हूं तो पूरे साल में मुझे कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? सिंपल, 10 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। 10 बार ऑर्डर कर रहा हूं तो भी मेरे साल में रॉ मटेरियल कितना आ रहा है? मेरे पास पूरे साल में रॉ मटेरियल आ रहा है 5000 यूनिट्स। अगर मैं 1000 करके मंगा रहा हूं तो भी मेरे पास पूरे साल में मुझे कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? पूरे साल में मुझे सिर्फ 5 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। पर मैं 5 बार भी ऑर्डर कर रहा हूं तो पूरे साल में मेरे पास रॉ मटेरियल कितना आ रहा है? 5000 ही आ रहा है। और अगर रॉ मटेरियल का भाव नक्की है कि 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, तो क्या होने वाला है? मेरा जो रॉ मटेरियल है पूरे साल का वो मुझे कितना पड़ने वाला है? 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। तो मैं कोई भी क्वांटिटी मंगाऊं,
मैं कोई भी क्वांटिटी मंगाऊं, मैं 100 करके मंगाऊं, मैं 500 करके मंगाऊं, कि मैं 1000 करके मंगाऊं, भाव तो क्या रहने वाला है, हर बार मेरा भाव तो सेम ही है। तो इट डजेंट मैटर, आप कैसे भी मंगा लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, आपका जो टोटल कॉस्ट लग रहा है रॉ मटेरियल का, वो टोटल कॉस्ट तो आपका यही लग रहा है, 50,000, 50,000 एंड 50,000। करेक्ट, वेरी गुड। ऐसा प्रैक्टिकली होता है? नहीं होता है। अगर आप सप्लायर से बड़ी क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो वोंट यू गेट अ डिस्काउंट? कभी आपने देखा है कि अगर आप एक चॉकलेट लेने गए तो आपको प्राइस अलग होती है, रादर आप एक साथ 1,00,000 चॉकलेट लेने जाओगे तो सेम ब्रांड सेम कंपनी की, ऑब्वियसली मार्जिन इज द गेम, कि जितना ज्यादा क्वांटिटी आप ऑर्डर करोगे एक साथ उतना आपके लिए डिस्काउंटेड प्राइस होना चाहिए। ये जो प्राइस, परचेजिंग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है, दिस कैन नॉट बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एंड फिक्स नहीं हो सकती है, बराबर। सो दैट इज व्हाई आई हैव सो मच प्रॉब्लम विद दिस लाइन दैट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज कांस्टेंट, दिस इज रॉन्ग। पर यहां पर आपके लिए एक और क्वेश्चन मार्क मैंने कर दिया, मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन मार्क क्या कर दिया, अगर ये जो बात मैं बोल रहा हूं वो करेक्ट है और कंप्लीट है, अगर मैं ये जो बात बोल रहा हूं वो करेक्ट है और कंप्लीट है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये क्वांटिटी क्यों निकाल रहे हैं? जो मैंने आपको बोल पा दी वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। क्यों थोड़ी सी इनकम्प्लीट है? क्योंकि आपको टोटल कॉस्ट अब समझना पड़ेगा, बराबर। टोटल कॉस्ट का आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज के बाद रॉ मटेरियल के अंदर जो टोटल कॉस्ट होता है ना, दैट इज नॉट ओनली द टोटल परचेजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का सिर्फ परचेजिंग कॉस्ट नहीं है, दो और चीज है। कौन सी दो और चीज है? हमने देखा ना, देयर आर टू अदर थिंग्स, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये दो और चीज लग गई है, और ये दो और चीज से क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। सपोज बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमने क्या देखा था, हर बार हम परचेज करेंगे उसके पहले हमें कुछ एक स्पेसिफिक सेट ऑफ काम करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, या कुछ एक ऐसा सैम्पलिंग टेस्टिंग करके काम करना पड़ता है, उसके बाद ही हम ऑर्डर करते हैं कि हाँ चलो ऑर्डर करेंगे। तो हर बार हम परचेज करते हैं उसके पहले हमें ये ऑर्डर करना, ये प्रोसेस करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट का और सैम्पलिंग का और डॉक्यूमेंटेशन का, उसमें कुछ तो खर्चा जाता होगा। और मान लेते हैं कि वो जो हमारा खर्चा जाता है वो जाता है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट का। तो आज के बाद जब भी हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो सिर्फ रॉ मटेरियल की परचेज वैल्यू हमारे लिए टोटल कॉस्ट में नहीं आएगी, एक और एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कि टोटल रॉ मटेरियल को ऑर्डर करने का क्या कॉस्ट लग रहा है। और एक और चीज है, क्या चीज है, जैसे हमने उसमें थर्ड पॉइंट पढ़ा था, टोटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट क्या हो गया, एक बार वो रॉ मटेरियल को मैंने ऑर्डर करा, खरीद कर मैं रॉ मटेरियल मेरे घर तक लेकर आ गया, मेरे गोडाउन तक लेकर आ गया, उसके बाद उसको स्टोर करने का जो खर्चा है उसे हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो आई ऑल्सो नीड टू नो माई टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ माई रॉ मटेरियल। सो मैं ऑब्वियसली जानता हूं जो परचेजिंग प्राइस है ना, ये क्या है, ये मेन हीरो है हमारी मूवी का। जो परचेजिंग प्राइस है ये मेन हीरो है हमारी मूवी का, पर दो और चीज तो है और दो और सपोर्टिंग हीरो है। दीज कॉस्ट आर कॉल्ड एज एसोसिएटेड कॉस्ट, दीज कॉस्ट आर कॉल्ड एज एसोसिएटेड कॉस्ट। क्यों एसोसिएटेड कॉस्ट? बिकॉज दीज कॉस्ट आर इन एसोसिएशन विद परचेजिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। तो आज के बाद अगर हम कभी भी टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पढ़ रहे हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट ओनली इट्स परचेजिंग वैल्यू, पूरे कॉस्ट की, पूरे रॉ मटेरियल की सिर्फ परचेजिंग वैल्यू पे ही हमें ध्यान नहीं देनी है, हमें और भी क्या ध्यान देना है, टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट का, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है मेरा साल भर का, एंड टोटल रॉ मटेरियल का मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है पूरे साल का। नाउ हाउ टू कंप्यूट द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड हाउ टू कंप्यूट द कैरिंग कॉस्ट, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये जरूर आ जाएगा कि इफ जैसे हमारा ये कांस्टेंट था, वैसे क्वेश्चन में या वैसे हमारे अजम्पशंस में ये भी तो दिया हुआ है कि मेरा जो बाइंग कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड एंड मेरा कैरिंग कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो फिर जैसे ये हर लेवल पर सेम आया कि मैं 100 करके मंगाऊं, कि मैं 500 करके मंगाऊं, कि मैं 1000 करके मंगाऊं, जैसे ये हर लेवल में सेम मेरा टोटल कॉस्ट, टोटल परचेजिंग कॉस्ट आ गया, वैसे ही क्या
बिकॉज दीज आर ऑल्सो ऑर्डर, ये और ये वाला भी फिक्स्ड है, तो क्या ये भी सेम आएगा? नहीं, ये सेम नहीं आएगा। और वो क्यों सेम नहीं आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर विल यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट।